नमस्कार। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है 4SD एकेडमी में। आज किसान भाइयों हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। वर्मी कंपोस्ट भैया ये कौन सी बला है? कुल मिला के वर्मी कंपोस्ट के बारे में हम कैसे यूनिट खोलें, क्योंकि किसान भाई खेती तो करते ही हैं, उसके साथ आपको एक बिजनेस भी होना चाहिए खुद के फसल के लिए। और जिनके पास वर्मी कंपोस्ट बनाने की जगह नहीं है या यूनिट नहीं है, उनके लिए आप बिक्री भी कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की जरूरत क्यों है? आपने देखा होगा बचपन में, इसका मतलब है केचुए की खाद। इसका क्या मतलब है? केचुए की खाद। क्या है इसका मतलब? क्या है केचुए की खाद? केचुए की खाद। केचुए की खाद क्या है? आपने बचपन में देखा होगा कि जब बारिश होती थी वर्षा ऋतु में, या किसी भी सीजन में बारिश होती थी, ज्यादातर वर्षा ऋतु में, तो देखा होगा कि ऊपरी सतह पर कच्चे रास्तों पर खेतों में केचुए की बराबर सतह, एक सतह से ऊपर केचुए दिखाई देते थे। बचपन में आपने तो देखा होगा केचुए हर एक खेत में, अनगिनत केचुए पानी में तैरते रहते थे, सूखे की ओर भागते रहते थे, सूखे में, कच्चे रास्तों में, कहीं भी आप इतना खुदाई कर दो खेत में केचुए निकल आते थे। उसका तात्पर्य क्या था? उस समय हमारी जो मृदा थी वो क्या थी? स्वस्थ थी। कैसी थी हमारी मृदा? स्वस्थ थी। उन मृदाओं में, उन खेतों में उस समय इतना ज्यादा केमिकल नहीं था जितना आज हम केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं। चाहे इंसेक्टिसाइड हो, चाहे हर्बिसाइड हो, चाहे फंगिसाइड हो, सब हम खेत में डाले जा रहे हैं। जब यहाँ पर हम हर्बिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालते जा रहे हैं, तो इन खेत में पाए जाने वाले केचुओं की जो वृद्धि है या जनसंख्या है, धीरे धीरे खत्म हो गई। धीरे धीरे क्या हो गई? खत्म हो गई। अब खत्म हो गई तो हमको क्या बनाना पड़ रहा है? वर्मी कंपोस्ट बनाना पड़ रहा है, ताकि हमारी मृदा क्या हो जाए? सुधार हो सके, सुधार हो सके। ये केचुए क्या करते? क्या है केचुए? केचुए सबसे पहले क्या करते हैं कि मृदा के अंदर छेद बनाते हैं, पहले बात तो। और छेद बनाते हैं और अवशिष्ट पदार्थों को खाते हैं और मल के जरिए बाहर निकालते हैं। तो पहले बात तो अंदर हवा पास होती है। केचुए अगर खेत में, तो हवा भी पास होगी। दूसरी बात, आपके जो फसलों का अवशिष्ट होगा उसको खा कर क्या करते हैं? डाइजेस्ट करके एक मल के रूप में निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। जिस तरह क्या है, गाय हमारी, गाय क्या खाती है? हरा चारा। गाय क्या खाती है? हरा चारा। देखो मैं बेसिक से ले चलूंगा, मतलब शुरू से अंत तक ले चलूंगा। ये मैं बीच में नहीं कि मैं शुरू से लेकर अंत तक ले चलूंगा। क्योंकि जब आप देखा होगा, जब मट्ठा बनता है या घी बनता है, तो पहले दूध गाय से निकाला जाता है, उसको गरमाया जाता है, और इसमें फिर मट्ठा डाला जाता है। फिर कई घंटों के बाद दही बन जाता है। दही बनने के बाद उसको भाया जाता है। जब भाते हैं इसके बाद नेनू बनती है। मट्ठा और नेनू अलग कर लिया जाता है, और उस नेनू को, उस मक्खन को क्या है कि गर्म किया जाता है एक निश्चित तापमान पर, तो क्या बन जाता है? घी बन जाता है। तो उसी प्रकार मैं शुरू से लेकर अंत तक चलूंगा। पूरा एक एक चीज है, बारीक से बारीक चीज है, कि आप अगर यूनिट खोल रहे हैं या घर में वर्मी कंपोस्ट का बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। देखो गाय क्या खाती है? हरा चारा खाती है। हरा चारा खाएगी तो क्या निकालेगी? गोबर।
भाई हरा चारा जब खाएगी तो क्या निकालेगी, गोबर निकालेगी। और केचुआ क्या करता है, केचुआ क्या करता है, गोबर को खाता है, गोबर प्लस अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ खाता है और निकालता क्या है, वर्मी कंपोस्ट। मतलब गाय हरा चारा खाएगी, गोबर निकालेगी, उसका जो लाइटिंग होगा, मल होगा, गोबर होगा, है। केचुआ क्या करेगा, उस गोबर को और अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ का मतलब है आपके फसलों के अवशेष या आपके किचन का जो सड़ा गला पदार्थ या सब्जी मंडी में सड़ी गली जो सब्जियां, वो क्या अवशिष्ट पदार्थ में आएंगे, उनको खाएगा, वर्मी कंपोस्ट निकालेगा। अब भैया हमको वर्मी कंपोस्ट हम डायरेक्ट गोबर कहीं नहीं डाल देते। अब आपके दिमाग में आया होगा भैया वर्मी कंपोस्ट बनाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम गोबर डाल दें खेत में, वही बात तो पड़ेगी? नहीं, वो बात नहीं पड़ेगी। आप देखा होगा बैंक होता है एक, बैंक होता है, बैंक में आप रखते हैं अपना पैसा, बैंक में रखता है अपना पैसा, बैंक क्या उसका क्या देती है, दर, ब्याज देती है, ब्याज देती है। पैसा आपका बैंक में रखा, ब्याज देती है। ब्याज का मतलब क्या, जो आपका मूलधन है उसमें कुछ दर से 1%, 2%, 4%, 10% के हिसाब से जो भी बैंक अपना क्राइटेरिया वो देती है। और क्या होता है फिर, क्या हो जाता है, ये जो आपका मूलधन है और ये जो ब्याज है मिला के ये आपको एक नई धनराशि बनती, मतलब कि मूलधन से जब ब्याज मिला ज्यादा हो जाता है। उसी प्रकार जब हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो गोबर में पाई जाने वाली नाइट्रोजन का, गोबर में पाई जाने वाली गोबर में पाए जाने वाले तत्व का कई गुना कर देती है, कई गुना कर देती। गोबर में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनका जब वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं कई गुना कर देती। नाइट्रोजन 5 गुना कर देगी गोबर में। नाइट्रोजन अगर 1%, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 है तो 5 कर देगी, है। फास्फोरस को 7 गुना कर देती है, फास्फोरस को 7 गुना कर देगी। पोटास कितने गुना कर देगी, 11 गुना भैया, 11 गुना। समझ लो, डायरेक्ट गोबर डाल देंगे वो मजा नहीं आएगा, वर्मी कंपोस्ट बना के डालेंगे, नाइट्रोजन 5 गुना मिल जाएगा, फास्फोरस 7 गुना, पोटास 11 गुना और कैल्शियम 2 गुना, मैग्नीशियम 2 गुना। एक्टिनोमाइसिट्स जो है उसको 7 गुना कर देगी। एक्टिनोमाइसिटी जो है सिट्स है उसको 7 गुना कर देगा। सोच लीजिए, गोबर में जो चीज पाई जाएगी नाइट्रोजन, गोबर में पाई जाने वाले नाइट्रोजन का वर्मी कंपोस्ट 5 गुना कर देगी, 7 गुना कर देगी वर्मी कंपोस्ट, 11 गुना कर देगी पोटास का भैया, पोटास है। कैल्शियम 2 गुना कर देगी, मैग्नीशियम 2 गुना कर देगी, एक्टिनोमाइसिट्स जो है उसको 7 गुना कर देगी। इसलिए हमको गोबर ना डाल के क्या बनाना है, वर्मी कंपोस्ट बनाना है। क्योंकि भैया देखा होगा दाल खाते ना,
और जाल के साथ जब तड़का लग जाता है उसका मज़ा ज़्यादा आ जाता है, 2 रोटी ज़्यादा खा जाते हैं। तो उसी प्रकार जब वर्मी कंपोस्ट से, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो उसमें पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। क्या आता है, जब हम गोबर से, गोबर व अवशिष्ट पदार्थों से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, तो गोबर की अपेक्षा गोबर में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की तुलना में वर्मी कंपोस्ट कई गुना कर देती है। मतलब जो गोबर पोषक तत्व पाए जाते हैं, अगर वर्मी कंपोस्ट बना लें कई गुना हो जाती है। अब इसके बारे में और डिटेल देते हैं। हाँ, ये तो हमारा क्या होगा, स्टार्टर हो गया है। शादियों में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टर होता है, फिर मेन कोर्स होता है, फिर क्या होता है, स्वीट्स आता है। तो ये क्या था, स्टार्टर था। ये वर्मी कंपोस्ट का मान लीजिए स्टार्टर था। देखिए, अगर आप 100 टन की इकाई बना रहे हैं, 100 टन उत्पादन वर्मी कंपोस्ट की 100 टन उत्पादन इकाई बना रहे हैं, इकाई बनाने पर 33% या 63 लाख की सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी मिलती है मतलब कि अगर 100 टन के आप उत्पादन इकाई बना रहे हैं, आप अपने साथ छोटा ही बना सकते हैं, पर अगर आप 100 टन का बना रहे हैं तो क्या है, 33%, मतलब उसमें 33% छूट मिलेगी, मतलब 63 लाख रुपए तक की आपकी को छूट मिल सकती है। 2014 का डाटा है, ठीक है। अब बात करेंगे, अगर आप इसको जैविक कीटनाशक बना रहे हैं, 200 टन उत्पादन करने वाले जैविक कीटनाशक की इकाई खोल रहे हैं, जैविक कीटनाशक के इकाई के लिए 25% या 40 लाख रुपए क्या है, सब्सिडी है, छूट है। घबराना नहीं है। 100 टन के लिए अगर इकाई बना रहे हैं आप तो 63 लाख रुपए। अगर जैविक कीटनाशक आप बना रहे, जैविक कीटनाशक की आप इकाई खोल रहे हैं तो उसके लिए भाई भारत सरकार ने राज्य सरकार मिलके ये आपको 40 लाख रुपए का तक का अनुदान देगी। ये बात हो गई। अब बात करते हैं केचुआ।
केचुआ क्या है, केचुए दो प्रकार के हैं, मतलब कई प्रकार के हैं, पर हम बेसिकली दो प्रकार के समझेंगे। केचुआ, पहला केचुआ का मतलब क्या है, कार्बनिक पदार्थ खाने वाले। कार्बनिक पदार्थ खाने वाले। कार्बनिक पदार्थ खाने वाले। एक क्या है, मिट्टी खाने वाले। मिट्टी खाने वाले, मिट्टी खाने वाले। एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ खाने वाले में क्या होगा, ये क्या है, 90% ये गोबर व अवशिष्ट को खाता है। 90% तक क्या खाता है, गोबर व अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ खाता है। अवशिष्ट पदार्थ खाता है मतलब 90% तक गोबर या अवशिष्ट पदार्थ खाता है। 10% क्या खाता है, मिट्टी खाता है। 10% मृदा खाता है। और ये वर्मी कंपोस्ट के लिए, ये वाला कार्बनिक पदार्थ खाने वाले केचुए सबसे उपयोगी है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ खाएगा भैया तभी तो वो लैट्रिन जाएगा ना। लैट्रिन जाए तो वही तो वर्मी कंपोस्ट है। मिट्टी खाने वाले ये क्या करते हैं, 90% मिट्टी खाते हैं और 10% अवशिष्ट पदार्थ। 10% क्या खाते हैं, अवशिष्ट पदार्थ खाते हैं। तो ये उपयोगी नहीं है, ये वर्मी कंपोस्ट के लिए ये वाले केचुए उपयोगी नहीं है। इसमें वैरायटी कौन कौन सी है, कार्बनिक वाले वैरायटी है आइसीनिया फोर्टिडा। ये जो कार्बनिक पदार्थ खाने वाले केचुआ है सबसे अच्छी जो वैरायटी है, सबसे बढ़िया तरीके से खाता है और बढ़िया तरीके से लैट्रिन जाता है, उसे कोई टेंशन नहीं है। वो क्या है, आइसीनिया फोर्टिडा। और दूसरा क्या है, ये तो पहला हो गया, और दूसरा क्या है, यूड्रिलस यूजैनी। यूड्रिलस यूजैनी, ये दो प्रकार के केचुआ पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट पाए तो और जाते हैं, पर ये दो अच्छा, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे है। देखा, कार्बनिक खाने वाले, मिट्टी खाने वाले। आपको लग रहा होगा सीधा बताओ ना कैसे क्या करना है। अरे भैया सीधा नहीं बता सकते। जब आप यूनिट खोलें तो आपको एक एक चीज़ की जानकारी होना जरूरी है। अगर आपने कोई क्लिनिक खोला है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आपने कोई क्लिनिक खोला है, अस्पताल खोला, तो आपको पता होना चाहिए सीरियस पेशेंट आएगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हैं उससे ज़्यादा सीरियस आएगा उसके लिए क्या होना चाहिए, हैं आईसीयू की व्यवस्था होनी चाहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, हैं मेडिसिन होनी चाहिए, कंपाउंडर होना चाहिए, नर्स होनी चाहिए, लेखा जोखा करने वाला होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए हर एक मरीज का है। उसी प्रकार से हमें यूनिट खोलते हैं तो हर एक चीज़ की जानकारी हमारे लिए जरूरी है।
ये वाली किस्म अगर आप यूनिट लगा रहे हैं तो सबसे अच्छी किस्म यही है। सबसे अच्छी किस्म जो है, अगर आप वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा रहे हैं, आइसिनिया फोर्टिडा ये सबसे अच्छी किस्म है। इसकी पहचान क्या है भैया, ये लाल भूरे रंग का, लाल भूरे रंग का, लाल भूरे रंग का बैगनी, लाल भूरे बैगनी रंग का ये होता है। और ये कैसा भैया, ये 3.5 सेंटीमीटर से 13.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, लंबा होता है। और 3 से 5, 3 से 5 ये व्यास, मतलब 3 से 5 क्या मोटाई के भी होंगे व्यास इसके हैं। और इसमें क्या होता है, इसका जो वजन होता है, इसका वजन होता है 1 ग्राम, मतलब 1.5 ग्राम का होता है केचुआ। एक केचुआ होगा लगभग कितने का होगा, 1.5 ग्राम का होगा। आपको लग रहा है ये उसके वजन से हमको क्या लेना देना, वजन का लेना देना है भैया। जितना आप वजन होंगे उतना खाना खाएंगे, उतने आप बाहर लैट्रिन जाएंगे। और केचुआ क्या है, वर्मी कंपोस्ट क्या, केचुए का मल, हिस्टा है। तो उसके लिए उसका वजन जानकारी भी जरूरी है। और ये क्या करता है, 50 से 55 दिन में 50 केचुआ जो होता है, जनरली केचुआ क्या होता है, 50 से 55 दिन में वो प्रजनन करने लायक हो जाता है, मतलब सेक्स करने लायक हो जाता है। 50 से 55 दिनों में वो क्या हो जाता है, सेक्स करने लायक हो जाता है, मतलब प्रजनन के लिए वो तैयार हो जाता है। और ये क्या होगा, द्विलिंगी होगा भैया, द्विलिंगी, द्विलिंगी होगा, लाल भूरे रंग का होगा, लंबा होगा 3 से 13 सेंटीमीटर, 50 से 55 दिन में ये तैयार हो जाता है। तैयार क्या हो जाता है, मतलब प्रजनन करने योग्य तैयार हो। प्रजनन क्या है, प्रजनन क्या है, ये प्रजनन 50 से 55 दिनों के में तैयार हो जाता है। द्विलिंगी का मतलब क्या है कि नर और मादा, नर और मादा जो है लिंग है, सेक्स ऑर्गन्स हैं, नर और मादा के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक ही कछुए में पाए जाते हैं, एक ही केचुए में पाए जाते हैं। नर और मादा में जो केचुए में सेक्स ऑर्गन्स है ना, एक ही केचुए में, मतलब जो मेल और फीमेल का जो करेक्टर है, चरित्र है, वो केचुए में, एक ही केचुए के अंदर, मतलब कि नर सेक्स भी और मादा सेक्स भी दोनों एक ही केचुए के अंदर पाए जाएंगे। दोनों जो है एक ही केचुए में पाए जाए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, द्विलिंगी कहा जाता है, द्विलिंगी कहा जाता है। जो केचुआ होता है, जो केचुआ होता है ये क्या करता है, तीसरे दिन, हर तीसरे दिन ककून बनाता है। और एक ककून 23 दिन बाद, 23वें दिन हैचिंग, 23 दिन बाद के एक ककून जो होता है, केचुआ हर तीसरे दिन ककून बनाता है। और 23वें दिन हैचिंग, जिसको बोलते हैं हैचिंग बोलते हैं, जिसे ककून से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या है, हैचिंग कहलाएगी। जो ककून से बन गया, ककून सेक्स किया है, ककून बना,
ककून बन गया और ककून से केचुआ बाहर निकल रहा है, उसको क्या कहेंगे, हैचिंग कहेंगे। कितने दिन बाद, 23 दिन बाद, ये 23वें दिन ये हैचिंग हो जाती है। और एक ककून से लगभग 3 केचुए एक ककून से लगभग 3 केचुए निकलते हैं। 3 से 5 केचुए आए निकलते हैं एक ककून से आए। और अपने जीवन काल में जो केचुआ होता है क्या करता है, समझ में आया? केचुआ हर तीसरे दिन ककून निकालता है और एक ककून से 23वें दिन हैचिंग होती है और एक ककून से 3 से 5 केचुए निकलते हैं। अब भैया ये अपने जीवन काल में केचुआ अपने जीवन काल में 17 से 25 बार ही ककून बनाता है। 17 से 25 बार ही ककून बनाता है। आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि भैया हर तीसरे दिन ककून बनाता है, हैचिंग के बाद तुरंत भी बनाते, एक ककून बनाया, हैचिंग हुआ, फिर ककून बनाया है। तो ये 25 बार कैसे हुआ? मतलब ये 6 महीना तक, मतलब केचुआ जो है 6 महीने तक, 6 माह तक ही ककून बना सकता है। मतलब 6 महीने तक ही ककून बना सकता है। 6 महीने 17 से 25 बार ककून बनाएंगे, एक ककून से 3 से 5 केचुए निकलेंगे। इतनी बात हो गई। और जो केचुआ होता है, केचुआ में जो सेक्स होता है, सेक्स क्या करता है? 1 घंटा करता है भैया। ये सेक्स क्या करे? 1 घंटा सेक्स करेगा। केचुआ जो है सेक्स का 1 घंटा करता है। और सेक्स के लिए नहीं है कि भाई नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, अंग एक ही में पाए जाते हैं तो वो आपस में कर लेंगे, नहीं, उसके लिए भी दूसरा केचुआ आएगा, वो आपस में संबंध बनाएंगे, सेक्स करेंगे, फिर ककून बनेगा। ये मतलब नहीं कि भाई स्त्री पुरुष के गुण एक ही आदमी पाए जाए तो भाई वो सेक्स कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और क्या आएगा? 6 घंटे में, और 6 घंटे में 6 घंटे में क्या है? 6 घंटे में ककून का निर्माण कर लेता है। छह घंटे में क्या है? ककून का निर्माण कर लेता है भैया, और 1 घंटा सेक्स करेगा। हाँ भैया, ऑर्गेनिक चीज खाएगा तो हाँ सेक्स पावर तो बढ़ेगा ही ना। तो ये हो गया, 6 घंटे में ककून का निर्माण कर लेता है। इसके बाद क्या करेंगे? और 1 दिन में 20 बार, 20 बार, मतलब 1 दिन में 20 बार ये ऊपर नीचे मिट्टी में जहां भी रहेगा ये ऊपर नीचे ये आता जाता रहता है, क्योंकि छायादार में रहता है, छाया इसको पसंद है, किसानों का मित्र कहा जाता है। तो ऐसे नहीं किसानों का मित्र कहा जाता, क्योंकि ये क्या करता है? भूमि को भुरभुरी बनाता है और एरेशन का काम करता है। और एक केचुआ अपने वजन का
एक केचुआ अपने वजन का 5 गुना, 5 गुना क्या है, भोजन करता है, अवशिष्ट पदार्थों को खाता है, 5 गुना अवशिष्ट पदार्थों को खाता है। पदार्थों को खाता है। ये मतलब नहीं छोटा पाया, 5 गुना खाएगा अपने वजन का है, तभी तो इतने पावर है ना। और लगभग 1 किलो में लगभग 1000 केचुए लाते हैं। 1 किलो में लगभग 1000 केचुए आते हैं। एक किलो में लगभग 1000 केचुए आते हैं। बताना जरूरी है क्योंकि आप यूनिट बनाने जा रहे हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है, तभी तो आप उसी क्षेत्रफल के हिसाब से आप केचुए डालेंगे उस पर। और जो केचुए का जो भूरा रंग होता है, केचुए का जो भूरा रंग होता है, केचुए का भूरा रंग भूरा रंग फोर फायरिंग के कारण होता है। केचुए में जो भूरा रंग होता है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, पोर फायरिंग के कारण केचुए का भूरा रंग होता है। अगर केचुए को हम पीसें, केचुए को केचुए को सुखाकर, केचुए को सुखाकर अगर सुखाकर चूर्ण बना लें, तो उस चूर्ण में 4100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। 4100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त, मतलब चूर्ण बना रहे यार। हम हिंदुस्तानी हम नहीं खाते भाई, पर चाइना में जानते हो ना कि 4 पाया मतलब कुर्सी मेज को छोड़ के बाकी हर एक चीज़ खाते हैं। केकड़ा है, झींगुर है, कुछ भी खा लेते हैं। अरे छत्तीसगढ़ में चीटी की चटनी बना के खा लेते हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है, तो भाई वहाँ का अपना है, खा लेते हैं भाई। चाइना वगैरह में भाई उनके लिए क्या ऊर्जा मायने रखता है, उन्होंने चूर्ण बनाया और ये इतना मतलब 4100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। और इसमें वर्मी कंपोस्ट में होता क्या क्या है, वर्मी कंपोस्ट में क्या क्या पाया जाएगा, कॉपर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, बोरान है, फास्फोरस है, पोटास है, नाइट्रोजन है, ये चीज़ें पाई जाए। आयरन है, सोडियम है, आयरन सोडियम। और इसका पीएच मान होता है 6.8। पीएच जो होगा वर्मी कंपोस्ट का 6.8 होगा। इतनी चीज होगी। अब जानेंगे खाद बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री आवश्यक सामग्री आवश्यक सामग्री में क्या भैया, पहला भैया गोबर।
गोबर चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, आए मतलब गोबर होना चाहिए। आए किसी चीज का गोबर हो सकता है। अब क्या है, कृषि अवशिष्ट पदार्थ। कृषि अवशिष्ट पदार्थ, कृषि अवशिष्ट पदार्थ में क्या है भैया, देखिए गन्ना आपके यहाँ होता है, जरूर होता होगा। किसी भी फसल का अवशिष्ट पदार्थ, चाहे गन्ने की खोई हो, गन्ना लिखना भी नहीं आ रहा भैया, गन्ने की खोई हो, गन्ने की खोई हो, है भूसा हो, है किचन का वेस्ट मटेरियल हो, रसोई का जो वेस्ट मटेरियल हो, अवशिष्ट हो, देखा नहीं होता, या सड़े गले सब्जी मंडी में पाए जाने वाला अवशिष्ट पदार्थ। सब्जी मंडी में देखा होगा कि सब्जियां सड़ जाती हैं, बिकती नहीं, सड़ जाती हैं, या जो अगर थोड़ा थोड़ा सब्जी मंडी का अवशिष्ट पदार्थ निकलता है तो क्या है कि एक किनारे पर रहता है और उसको भी आप यूज कर सकते हैं, आपके घर का यूज कर सकते हैं, आपका किसी भी फसल का, पेड़ पत्तियों की पेड़ पौधे की पत्तियां हो गई, पेड़ पौधे की पत्तियां हो गई, मतलब कोई भी हो सकता है। बायोगैस का जो स्लैरी है, बायोगैस का जो स्लैरी है, बायोगैस की जो स्लैरी है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। हाँ, पहले बायोगैस का बहुत बड़े बड़े प्लांट होता था, मेरे गांव में भी है, मैंने देखा है। हाँ, पर चलते हुए नहीं देखा, पर है कि अगर आप कहीं है आपके आसपास स्लैरी है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या और दूसरा क्या चाहिए, तो हो गया आपके आवश्यक सामग्री में कच्चा जो मटेरियल है वो। अब अगला क्या है, मशीनरी। अब आपके दिमाग में आया भैया मशीनरी कहाँ, भैया गवर्नमेंट 63 लाख रुपए देगी तो कहाँ खर्च करोगे। मशीनरी के लिए कटर हो गया। अब भैया नाखून काटने वाला कटर नहीं, या पेंसिल छीलने वाला कटर नहीं है, ये होता था ना पहले, ये इसको हम लोग कटर बोलते थे। हैं, शॉर्पनर तो इंग्लिश इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं, नहीं हम लोग तो बचपन में कटर ही बोलते थे। हैं, इसको हम लोग कटर ही बोलते थे। हैं, तो ये वाला कटर नहीं है। कटर क्या है, जैसे अवशिष्ट पदार्थों को काटने के लिए, अवशिष्ट पदार्थों को, अवशिष्ट पदार्थों को काटने के लिए, अवशिष्ट पदार्थों को काटने के लिए है कितना, 3 से 4 इंच। जैसे गन्ने की खोई आपने लिया, गन्ने की आपने क्या लिया, खोई लिया। गन्ने की जब आप खोई लिया तो भाई गन्ने की खोई बड़ी बड़ी होती है, गन्ने की पेराई है बड़ी बड़ी यूं होती है, तो आप उसको डायरेक्ट थोड़ी काट डाल दोगे। तो उसको काटने के लिए क्या कटर की आवश्यकता पड़ेगी, और आवश्यकता क्या पड़ेगी, खुरपी, फावड़ा, छलनी, यांत्रिक छलनी है, और पैकिंग मशीन, पैकिंग मशीन, पैकिंग मशीन, पैकिंग मशीन
और हजारा। देखिए पैकिंग मशीन के, क्योंकि आप क्या है यूनिट डाल रहे हैं। अगर आप घर में बना रहे हैं तो पैकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने रख दिया स्टोर करके, अभी कोई बात नहीं है। हजारा, हजारा का मतलब क्या, 1000 दानों वाले कितने होता छिद्र, इस टाइप टूटी लगी रहती है और यहाँ छिद्र होते हैं बहुत सारे, बहुत सारे छिद्र होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, 1000 दाने वाला, वो 1000 छिद्रों वाला। हाँ देखो सही से बना नहीं है। हाँ ऐसे होता है। तो यो पकड़ के पानी डालने के लिए हजारा हो गया। खुरपी फावड़ा चीज़ों को सही करने के लिए आए। एक हजारा क्या है, खरपतवार भी होता है हजारा है, छोटे छोटे उसमें दाने होते हैं यूं करके यूं। ये खरपतवार भी 1000 दाने वाला होता है, पर ये 1000 दाने वाला खरपतवार नहीं है। हाँ ये पानी छिड़काव करने के लिए हजारा होता है, उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। स्थान क्या होना चाहिए, स्थान कितना लगेगा, देखिए अगर आप यूनिट बना रहे हैं बिक्री करने के लिए तो आपके लिए क्या होना चाहिए, 150 टन के लिए है कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी, कितनी पड़ेगी, 5000 वर्ग मीटर, 5000 वर्ग मीटर, नियर अबाउट मान लीजिए 4800, नियर अबाउट 4800 मान लीजिए, एग्जैक्ट 4800 है पर 5000 वर्ग मीटर बोल दिया जाता है। 4 टन पर डे, प्रतिदिन 4 टन प्रतिदिन अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ 4 टन प्रतिदिन अवशिष्ट पदार्थ है। गोबर है यार, क्या होता है लेंथी होता है ना, उसको अब थोड़ा सा में वजन हो जाता है। हाँ। और संरचना, स्थान कितना, 5000 वर्ग मीटर, हाँ या 4800। और आप अगर आप घर पे कर रहे हैं, छोटे मध्यम किसी वर्ग के किसान है, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को अरेंजमेंट कर सकते हैं। हैं मैं तरीका बता दे रहा हूँ। आप 3 मीटर लंबा कर लीजिए, 1 मीटर चौड़ा कर लीजिए, आए 60 से 70 सेंटीमीटर ऊंचा कर लीजिए। आए उसके लिए भी है कि 3 मीटर लंबा, आए 1 मीटर ये लंबा हो गया। जो छोटे मोटे किसान घर पे बनाना चाहते हैं, ये तो एक मतलब एक बड़ी यूनिट डालने के लिए है। और 1 मीटर क्या है, 1 मीटर चौड़ा हो गया है, और ऊंचा भी मान लीजिए लगभग 1 मीटर, 70 और 80 से 90 सेंटीमीटर होता है। 80 से 90 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर क्या हो गया, ऊंचा हो गया है। संरचना, भैया संरचना, रचना नहीं संरचना, भैया रचना नहीं संरचना है। 12 10 गुणे 40 फीट। आप सोच रहे हो ये क्या वाला है, जब आप इसका गुणा करोगे क्या, 120 गुणे 40 क्या होगा, 12 चौक 48। मैंने पहले बताया था ना, लगभग 4800 वर्ग मीटर। आप गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा। और भी अगल बगल वो तो बनाओगे, ये सीमेंटेड चीजें। और ये 150 टन उत्पादन के लिए पर्याप्त है, मतलब 150 टन वर्मी कंपोस्ट
इतना जो एरिया है 150 टन वर्मी कंपोस्ट के लिए, 150 टन या 175 भी हो सकता है, हैं, के लिए ये पर्याप्त है। अब सुखाने के लिए, सुखाने के लिए स्थान, मार्कर भी नहीं चल रहा है। सुखाने के लिए स्थान, सुखाने के लिए स्थान क्या है? 12x6x1, ये क्या होता है? सीमेंटेड, सीमेंट फर्श। सुखाने के लिए ये सीमेंट फर्श भी होनी चाहिए, है। अब आते हैं बनाने की विधियां में। देखो पहला चरण आप याद रखो कि आपको प्लास्टिक निकाल देनी है। प्लास्टिक, कंकड़, पत्थर निकाल देने भैया। निकाल देना प्लास्टिक, कंकड़, पत्थर, पहली बात तो आपको निकाल देना है। इसके बाद क्या है? दूसरा नंबर क्या है? अगर दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध आने के लिए क्या करें? सुखा लें। दुर्गंध आने के लिए क्या करें? सुखा लें। सुखा लें, क्या सुखा लें? जो हमारा मटेरियल है उसको क्या है? थोड़ा हम सुखा लें। गोबर को 1 महीने तक के लिए सड़ने के लिए छोड़ दें। मतलब जो प्लास्टिक है, जो मटेरियल है, जो भी अवशिष्ट है उसको 1 महीने के लिए अवशिष्ट का 1 महीने का मतलब सड़ने के लिए छोड़ दे। क्योंकि भैया आपने खोई डालोगे और डालोगे तो भैया उनको, वो भी तो खाते हैं ना, उनके लिए तो सॉफ्टनेस चाहिए, थोड़ा सा हल्का इजी चाहिए। जैसे हम कहते हैं बीमार होते हैं तो हम लोग कहते हैं भैया सॉफ्ट दलिया, दूध या दलिया दाल मिल जाए, है। ये हो गया। इतना हमारा क्या है? करने के पहले चीजें करना जरूरी है। प्लास्टिक हटा लें, दुर्गंध के लिए सुखा लें, अवशिष्ट पदार्थों को सड़ने के लिए 1 महीने के लिए छोड़ दें। इसके बाद फिर आता है मेन चीज, जब भी आप ये बनाएं, अपने आकार से, जो भी आप 48 है आपका, 48 वर्ग मीटर है, 48 वर्ग मीटर है, इसको अपने हिसाब से क्यारियां बना लें। अपने हिसाब से आप क्यारियां बना लें। इतनी जगह को आप छोटी छोटी क्यारियों में बांट लें। छोटी छोटी क्यारियों में आप इसको बांट लें। अब इसमें क्या करेंगे? इन क्यारियों का आप सीमेंटेड बना लें, सीमेंटेड। और यहाँ ऐसे छिद्र रखें, यहाँ छिद्र रखें, यहाँ छिद्र रखें। यहाँ छिद्र क्यों रखें? हवा के लिए, हवा के लिए छिद्र रखें। और पहली जो परत है, पहली परत है क्या? बालू की रहेगी। पहली परत क्या रहेगी? बालू की। पहली परत क्या रहेगी? बालू की। और 3 से 4 इंच मोटी, 3 से 4 इंच मोटी क्या रहेगी? बालू की परत रहेगी। इसके बाद फिर क्या रहेगा? अवशिष्ट पदार्थ। फिर क्या रहेगा? अवशिष्ट पदार्थ। अवशिष्ट पदार्थ का मतलब बताया ना, जो आपका वेस्टेज है, मतलब बचा कुचा, चाहे खाना हो, चाहे बची कुची सब्जियां हो, चाहे
है, चाहे गन्ने की खोई हो, चाहे पेड़ पौधे की पत्तियां हो, चाहे भूसा हो, है, ये सब अवशिष्ट पदार्थ आते हैं। ये कितना रखेंगे? 18 इंच, 18 इंच है। इसके बाद फिर क्या रखेंगे? फिर रखेंगे गोबर, फिर रखेंगे गोबर, गोबर रखेंगे है। और फिर इसके ऊपर फिर क्या रखेंगे? अवशिष्ट पदार्थ, फिर रखें अवशिष्ट पदार्थ, फिर से रखें। मतलब पहले बालू रहेगी, पहला चरण बालू फैला दिया 3 से 4 सेंटीमीटर वो इंच की। इसके बाद अवशिष्ट पदार्थ, गन्ने की खोई हो और सब्जी का वेस्टेज हो, है, पत्ते हो, कुछ भी हो, उसको आपने डाल दिया है। पर इसमें 30 से 40% नमी हो, 30 से 40% नमी जरूर होनी चाहिए। 30 से 40% अवशिष्ट पदार्थों में नमी जरूरी है। ये हो। इसके बाद फिर गोबर डाल दिया, गोबर के बाद फिर अवशिष्ट पदार्थ डाल दिया, और इसी बीच में यहाँ केचुए डालना है। यहाँ केचुए डालना है, यहाँ केचुए डालना है। और केचुए डालने के पहले क्या देखना है? केचुए डालने के पहले आपको ये देखना, हाथ डाल के ये देख लेना है कि भैया इसके अंदर गर्मी तो नहीं है। इसके अंदर क्या गर्मी नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर गर्मी नहीं होनी चाहिए। अगर गर्मी है तो केचुए मर जाएंगे, गर्मी नहीं होना चाहिए है। दूसरा बात, कच्चा गोबर प्रयोग नहीं कर सकते। कच्चा गोबर कभी ना प्रयोग करें। कच्चा गोबर प्रयोग करेंगे, देखा होगा आपने, गांव में गोबर उठाया होगा, गर्म होता है, डाल देंगे केचुए तो मर जाएंगे भाई, है। तो कच्चा गोबर प्रयोग नहीं करना है। और केचुए इनमें डालने से पहले क्या करें? हम हाथ डाल के चेक कर लें इनके अंदर गर्मी तो नहीं है, अंदर गर्म तो नहीं है। क्योंकि कच्चा गोबर होगा तो भाई वो गर्मी तो होगी ही, है। केचुए कितना डालें? 1 वर्ग मीटर के लिए, है, 1 किलो, 1 वर्ग मीटर के लिए 1 किलो, 1 वर्ग मीटर के लिए 1 किलो केचुए पर्याप्त है। मतलब 1 किलो केचुए में लगभग 1000 केचुए चढ़ते हैं। और इसमें क्या है? 500 ml मट्ठा, 500 ml पर उस पर मट्ठा डाल दें, मट्ठा डाल दे। मट्ठा डालेंगे तो क्या होगा? केचुए की जो क्रिया प्रतिक्रिया है, मतलब कि खाने की दर है, वो बढ़ जाएगी। हाँ, क्या क्या होगा? मट्ठा डाल देंगे, हाथ डाल के, क्या हाथ डाल के चेक कर लेंगे कि अंदर गर्मी तो नहीं है। गर्मी होगी तो भैया उसको रोक देंगे, है। नमी 30 से 40% नमी होनी चाहिए, नमी हो। और टाट पट्टी से, मतलब जूट के बोरे, जूट के बोरों से जूट के बोरों से ढक दें और ऊपर से हल्का पानी डालें। मतलब बहना नहीं चाहिए, अगर बहने लगेगा काम खराब हो जाएगा उसका। जो अगर नमी ज़्यादा हो गई, आपने सोचा पानी भर दे, रोज पानी डालना पड़ता, खराब हो जाएगा काम भाई, केचुए मर जाएंगे। तो इसीलिए क्या करें कि केचुए के लिए आप 30 से 40% नमी ही पर्याप्त है। अगर इससे ज़्यादा नमी डालेंगे तो उनका जो कार्य है वो खराब हो जाएगा, वो सही से कार्य करेंगे नहीं, केचुए खाद बनेगी नहीं। दूसरा क्या है? बराबर हवा जाती रहे, छायादार स्थान हो, छायादार स्थान हो या नहीं, मतलब छप्पर पड़ा हो। छायादार स्थान मतलब छप्पर, छप्पर हो, है। पानी की समुचित व्यवस्था हो, है। और हवा,
वायु, मतलब उस पे वायु अंदर जो हमने चीजें डाली है वहां वायु जा रही है। अगर हवा नहीं जाएगी तो क्या होगा, केचुआ अपना कार्य नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, वो खराब हो जाएगा। क्योंकि वो खाएगा, फ्री रहेगा, खाएगा चौड़िया से, और चौड़िया से लैट्रिन करेगा, लैट्रिन करेगा, वही हमारे लिए वर्मी कंपोस्ट है। अब गोबर, ताजा गोबर कभी ना डालें, ताजा गोबर, ताजा गोबर कभी ना डालें। लगभग 1 हफ्ता पुराना, 1 सप्ताह पुराना, एक सप्ताह पुराना गोबर है तो आप यूज कर सकते हैं। ताजा गोबर यूज करें, गर्मी हो कि जो मर जाएंगे है। इसके बाद क्या है, 7 दिन बाद, 7 दिन बाद क्या होगा कि ऊपरी सतह पर वर्मी कंपोस्ट बनने लगेगी। ऊपरी सतह पर वर्मी कंपोस्ट 7 दिन बाद क्या है, ऊपरी सतह पर, ये देखो ये यहां ऊपरी सतह पर वर्मी कंपोस्ट बनने लगेगी। आप क्या करें, इसको हटाते जाए, जो बनती जा रही है उसको आप हटाते जाए। हटाने के पहले आप 7 दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले पानी डाला बंद कर दें। जैसे आज हमको क्या है, वर्मी कंपोस्ट 7 दिन बाद हटाना है, ये 7वां दिन है। वर्मी कंपोस्ट हटाना तो इसके 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन पहले ही पानी डालना इसमें बंद कर दें। है 3 से 4 दिन पहले पानी डालना बंद कर दे। 7 दिन क्या ऊपर की हटाते जाएं, वर्मी कंपोस्ट ऊपर की हटाते जाएं। हटाने के बाद फिर क्या करें, आपने वैसे जिस तरह था उस तरह कर दें। अगर आप ये वर्मी कंपोस्ट नहीं हटाएंगे तो क्या है कि केचुआ मरने लगेगा। केचुआ क्या है, मरने लगेगा है। और हटाने के बाद तुरंत ढक दे, नहीं क्या होगा, चींटियां भी लग जाएंगी। चींटियां भी उसको परेशान करने लगे, उनको खाने लगेंगी है, तो मर जाएंगे है। दूसरी बात, जब निकाल ले, आप निकाल ले, लगभग क्या 50 दिन, 50 से 55 दिन, 50 से 55 दिन, 50 से 55 दिन में ये तैयार हो जाएगा। मतलब आप जो बनाएंगे 50 से 55 दिन में तैयार हो जाए। धीरे धीरे निकालते रहेंगे ना आप, धीरे धीरे निकालते रहेंगे, मतलब लास्ट टाइम निकालते रहेंगे 55 दिन लग जाएंगे। इसके बाद आप क्या करें, इनको छान लें। तीन mm वाली छलनी से छान ले क्यों, क्योंकि भैया उसमें कोकून भी होगा और अवशिष्ट चीजें होंगी, तो उसको आप अलग कर ले, नीचे छान ले। और छानने के बाद जो उसमें हो, उसमें लगभग आपको 25 से 30% नमी जरूर होनी चाहिए। 25 से, जो वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो रही, 25 से 30% नमी हो, और उसको पैकिंग कर दें, और छायादार स्थान में रखें। पैकिंग करने के बाद छायादार स्थान में रखें, छायादार स्थान पर रखें। तो ये आपकी पूरी प्रक्रिया आपकी किसी वर्मी कंपोस्ट की तैयार हो गई। एक स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने जान पूरी कोशिश किया है। अब ये तो वर्मी कंपोस्ट हो गया। अब वर्मी वाश के बारे में कल बात करेंगे। या जैविक खाद कैसे बनाएं, मतलब जैव कीटनाशक कैसे बनाएं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप जो भी किसान भाई हैं, आप इसको घर पे ट्राई करें। इतने बड़े पैमाने पे नहीं, आप छोटे पैमाने पे आप न ज़्यादा सही तो किचन गार्डनिंग के लिए आप ज़रूर प्रयोग करें। क्योंकि हमारा जो पृथ्वी की मतलब जो मिट्टी है ये दूषित होती जा रही है, इतने ज़्यादा केमिकल प्रयोग होते जा रहे हैं।
आप आजकल तो आ ही रहा है, समझ में आ ही रहा है कि कितना इन्वायरमेंट का इफेक्ट जा रहा है, कितना नदियाँ दूषित हो रही हैं। चीज़ें केमिकल के वजह से, प्रयोग के वजह से गौरैया जैसे जो चिड़िया थी वो विलुप्त होने लगी, केंचुए विलुप्त होने लगे, नदियों में पाए जाने विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले जो जीव जंतु थे वो भी गायब होने लगे, क्या केमिकल की वजह से। और मिट्टी दूषित होती जा रही है, एक न एक दिन बीमार हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे? अगर मिट्टी एक न एक दिन इसके, क्योंकि केमिकल यूज करते जा रहे हैं, एक दिन खराब हो जाएगी मिट्टी, इसके बाद हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारा क्या ऑप्शन है? तो उसके लिए यह है कि हम आप जो भी चाहे जैविक चीज़ों का प्रयोग करें। ये मन नहीं करा पूरा 100% जैविक चीज़ प्रयोग करो। आपके पास 6 बीघा जमीन है, आपके पास 6 बीघा जमीन है, आप उसमें क्या करें? आधे में जैविक कर दें, 50% जैविक कर दें, 50%, 25% आज जैविक कर दें। ये देखो, हमने इन 2 खेतों में एक वर्ष क्या जैविक किया, इनमें सब में हमने केमिकल कर दिया। बात को समझिएगा। अगले वर्ष क्या किया? हमने इसमें केमिकल कर दिया और इनमें जैविक कर दिया। अगले साल फिर क्या किया? इनमें केमिकल कर दिया और इसमें जैविक कर दिया। तो सर्कल चल रहा है ना। आप कुछ में जैविक करें, उसमें भी अगले साल। एक साथ आप रासायनिक चीज़ों को नहीं छोड़ा जा सकता, मेरा व्यक्तिगत मानना है। एक साथ आप रासायनिक चीज़ों को छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या आ जाएगी, फूड क्राइसिस होने लगेगा। तो एक सर्किल के तरीके से हमारा सॉइल भी ना खराब हो, हम केमिकल चीज़ें अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उनको एक लिमिटेशन के तौर पर प्रयोग करें, और हमारी इन्वायरमेंट स्वस्थ रहे, हम भी स्वस्थ रहें, हमारी मृदा भी स्वस्थ रहे। तो ठीक है, चीज़ें अच्छी लगी हों, अब उम्मीद करता हूँ मैंने समझा पाया हूँ आपको। तो नमस्कार, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये जानकारी हर एक किसान और हर एक जो भी हमारे किसान भाई हैं सब तक पहुंचना ज़रूरी है। नमस्कार।